जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है धोखेबाज पति। एक दिन मैं और मेरी पत्नी अपनी दोस्त की पार्टी से घर लौटे। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेरी पत्नी दौड़कर बाथरूम में भागी। यह हालत देख के मैं बहुत ही हैरान हो गया, क्योंकि जब मैं बाथरूम में गया तो मैं खड़ी होकर उल्टियाँ कर रही थी। मैंने उससे कहा, क्या हो गया तुम्हें? क्या उल्टा सीधा खाया था पार्टी में तुमने? तो उसने कहा कि कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खाया था, यह तो बस उल्टी है जो हर औरत को आती है, फिर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मैंने कहा, क्या मतलब? तो उसने कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। वह खुशी की आके मेरे गले से लग गई और खुशी से कूदने लगी। उसने कहा, यह बात मैं कल सुबह आपको बताने ही वाली थी, लेकिन मैं ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि मुझे पता था कि हमारे घर कभी संतान नहीं हो सकती थी, फिर मेरी पत्नी पेट से कैसे हो सकती थी। इस बात ने मुझे परेशान कर कर रख दिया था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं अपना सिर पकड़कर रह गया। और मैंने उसी वक्त अपनी पत्नी की एक चीज़ को, मेरा नाम वंश है और मेरी पत्नी का नाम रूही था। हम दोनों ने लव मैरिज की थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। यूँ तो हमारी लव मैरिज थी, लेकिन फिर भी खानदान वालों को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए हमें किसी ने ज़्यादा बातें भी नहीं सुनाई। पीठ पीछे शायद बोलते थे, लेकिन मुंह पर कोई भी नहीं बोलता था। हम अपने अपने माँ बाप के घर भी जाते थे और तीज त्योहारों से उनसे मिलना जुलना भी किया करते थे। लड़का हो या लड़की, शादी हो जाए तो सब उनसे एक ही सवाल पूछते हैं, बच्चा कब पैदा कर रहे हो? हमसे भी यही सवाल पूछा जा रहा था। हमें फ़िलहाल बच्चा पैदा करने की कोई जल्दी नहीं थी। हमने लव मैरिज की थी। इसका मतलब यह नहीं था कि साल भर में ही बच्चा पैदा कर लेते और फिर बस उसके डायपर ही बदलते रहते। यह तो बच्चे होते हैं ना, यह भी शादी के लड्डू की तरह ही होते हैं। जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। बच्चे पैदा करने का शौक़ तो बहुत था, लेकिन जब आ जाते हैं तो ठीक से इंसान बाथरूम भी नहीं जा सकता। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को कहा था कि कोई जल्दी नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी को बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसने मुझे एक बैग दिखाया और मैंने अंदर झांक कर देखा तो मैं हैरान रह गया। उसके अंदर बच्चे का सामान था। मैंने कहा, ये सामान तुमने कब लिया? तो वह कहने लगी, जब हम हनीमून पर गए थे तो वहाँ से मैंने दुकान पर नज़र गई और वहाँ से मैंने ये सामान खरीद लिया। आगे इसकी ज़रूरत भी तो पड़ेगी। मैंने कहा, पहले बच्चा तो आने दो पगली, तुझे इतनी जल्दी किस बात की है? तो उसने कहा, मुझे बहुत ही जल्दी है, बस यूँ समझ लो कि मैंने बच्चे के लिए ही शादी की है। जब मैंने उसको हैरान होकर देखा तो मैं चुप हो गई और थोड़ी देर बाद कहने लगी, मैं मजाक कर रही हूँ, पर मुझे जल्दी जल्दी से एक प्यारा सा बच्चा पैदा करना है और मैं उसका नाम राज रखूँगी। अगर लड़की हुई तो उसका नाम करिश्मा रखूँगी। मुझे कुछ दिन तक ऐसा लगने लगा कि मैंने पहले से ही किसी शादीशुदा औरत से शादी कर ली हो, जिसके बहुत सारे बच्चे हैं। उसको तो बच्चों के अलावा कुछ और सोचता ही नहीं था। पूरा दिन बच्चों की ही बातें करती रहती थी। एक दिन मैं घर आया तो उसको देखकर हैरान रह गया। उसका पेट फूला हुआ था और वह पेट पर हाथ लगाकर हंस रही थी। मैंने कहा, यह क्या हो गया है तुम्हारे साथ? तो हंसते हुए कहने लगी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने कहा, मजाक नहीं करो, पागल हो गई हो क्या? यह क्या कर डाला है तुमने अपने पेट में? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह में गया था तो तुम अच्छी भली थी, अब तुम माँ बनने वाली हो। तो उसने पेट से तकिया निकाला और कहा, माफ़ कर दो, मैं देख रही थी कि जब मैं माँ बनने वाली होंगी तो कैसी लगूंगी। अब मुझे जल्दी जल्दी एक प्यारा सा बच्चा पैदा करना है। मेरी पत्नी की सारी बातें घूम फिर के बच्चे पर ही आकर रुक जाती थी। मैं बड़ा ही परेशान हो गया था। एक दिन मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने कहा, आजकल ऐसी औरतें कहाँ मिलती हैं जो बच्चा पैदा करना चाहती हैं। आजकल की औरतों तो कहती हैं कि हमें बच्चा पैदा नहीं करना है तो हमारा फिगर खराब हो जाएगा। अरे तू तो बड़ा ही भाग्यवान है जो तेरी पत्नी ऐसा सोचती है। ऐसी पत्नी तो किस्मत वालों को ही मिलती है। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी बच्चे पसंद हैं, लेकिन अभी जो हमारी शादी को साल भर भी नहीं हुआ है और यह कहती है कि बच्चा पैदा करना है। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, यह सब कुछ तो तेरे हाथ में है, पर मेरी पत्नी
जो मेरा पूरा दिन सर खाती रहती थी और बार बार कहती थी कि हमारे यहाँ बच्चा कब होगा। मेरे एक दोस्त की शादी हुई थी, उसके पास बच्चा हो गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। जब मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर दिया तो मैंने भी सोच लिया था कि बच्चा आज हो या कल होना तो ही है, बस इसको एक बच्चा पकड़ा देता हूँ, यह पूरी ज़िंदगी उसके साथ ही खेलती रहेगी। मैंने उससे कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, फिर बाद में यह ना कहना कि मुझसे यह सब कुछ नहीं होता। तो उसने कहा कि मैंने तो पहले से ही सारी तैयारी कर कर रखी है। मैं उसका मतलब नहीं समझा कि कौन सी तैयारी की है। पता चला कि उसने पहले से ही बच्चे के लिए कुछ पैसे जमा किए हुए थे। अब मैंने और कुछ और नहीं सोचा, बस सोच लिया था कि करते हैं बच्चा पैदा। पर आज इस बात को काफ़ी समय हो गया था और मेरी बीवी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अजीब सी बात थी, जब भी मेरी पत्नी टेस्ट करती तो वह नेगेटिव ही आता था। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती, फिर वह कोई हफ्ता तक ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, ना किसी से बात करती थी और ना ही कुछ बोलती थी। 1 साल तक हम लोग कोशिश करते रहे, फिर डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोचा। वैसे भी कहते हैं ना कि जब तक 1 साल पूरा ना गुजर जाए डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि 1 साल का वक्त तो जायज़ होता है। फिर हम दोनों ने डॉक्टर के पास गए और कुछ टेस्ट वगैरह करवाए। यह डॉक्टर लेडी डॉक्टर थी। उसने कहा, मुझे आप लोगों का केस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। उसने कहा, मैं आप लोगों को किसी अच्छे डॉक्टर के पास भेज देती हूँ। उसने हमें एक राजीव नाम के डॉक्टर के पास भेज दिया था। यह बहुत ही अच्छा डॉक्टर था। मैंने जब उसे देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। फिर याद आया कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था यह भी वही के मेडिकल विंग में पढ़ाई करता था और मुझे भी जानता था। जान पहचान वाला डॉक्टर निकला आया था और मैं काफ़ी खुश था। उसने कहा कि दोनों के टेस्ट होंगे, लेकिन रिपोर्ट आपको 2 दिन बाद ही मिलेगी। 2 दिन बाद मैं खुद ही रिपोर्ट लेने के लिए चला गया। मेरी पत्नी भी साथ जाना चाहती थी, पर मैंने कहा कि आज मुझे बहुत काम है, मैं ऑफिस से आते हुए रिपोर्ट कलेक्ट कर लूँगा, तुम परेशान मत होना। इस रिपोर्ट के पीछे मैं पहले से ही काफ़ी दिमाग ख़राब कर चुकी थी। बार बार यही कहती थी कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि हमारे यहाँ बच्चा नहीं हो सकता तो फिर हम क्या करेंगे। वह कहती थी मैं तो आत्महत्या ही कर लूँगी, और मैं उससे कहता था कि तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या ज़िंदगी में सिर्फ बच्चे ही रखे हैं, क्या तुम्हें मुझसे कोई प्यार नहीं है। उसने कहा कि आपसे प्यार है, लेकिन मुझे बच्चा भी चाहिए। जब मैं हॉस्पिटल जा रहा था तो यही सोच रहा था कि सब कुछ ठीक तो होगा ना, मेरी पत्नी डिप्रेशन में चली जाएगी नहीं तो। और वही हुआ जिसका डर था। डॉक्टर ने कहा कि मेरी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर की यह बात सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसा क्यों होता है आखिर? अगर कोई इंसान किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है तो उसे वही चीज़ नहीं मिलती है और भगवान उसे उसी बात को लेकर परीक्षा में डाल देता है। पर यह भी सच है कि ऐसी परीक्षा को पूरा कर लेने वालों के साथ ही फिर बहुत बहुत अच्छा होता है। लेकिन यह परीक्षा बहुत ही मुश्किल होने वाली थी। शायद हम लोग भी उन लोगों में से थे जिन्हें भगवान ने परीक्षा के लिए चुन लिया था, और यह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल था। मुझे बच्चों का इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी तो जैसे पैदा ही माँ बनने के लिए हुई थी। जब मैंने उसे ये खबर सुनाई तो वह बेहोश हो गई। मैं उसे उसी डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास आप लोगों को देने के लिए तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं है। आप लोग चाहें तो IVF करवा लो या चाहें किसी और डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन आपको संतान पैदा नहीं होगी। आप लोग बच्चा अडॉप्ट कर लो और जल्दी से जल्दी कर लो, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। वह कहती थी कि मुझे तो अपना ही बच्चा पैदा करना है। डॉक्टर ने कहा IVF करवाना है तो करवा लें, इसमें बहुत खर्चा हो जाएगा और वह सफल होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, यह मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। डॉक्टर ने हमें कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे ज़्यादा पता है। आप लोग अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे, लेकिन परिणाम यही रहेगा, इसलिए आप लोगों को पहले ही अच्छा सुझाव दे रहा हूँ। यह जानकारी और खबर सुनकर मेरी पत्नी 2-3 दिन तक बीमार रही। ठीक से उसने खाना पीना भी नहीं खाया। फिर मैंने कैसे भी ना कैसे करके अपनी कसम देकर उसे खाना खिलाया।
उसने कहा कि किसी और डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। तो मैंने उसे एक बात समझाई कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम डॉक्टर से इलाज करवाएं, और इन सब का इलाज बहुत ही महंगा होता है, बहुत पैसे लगते हैं, कौन पूरे करेगा। और रही बात IVF से बेबी पैदा करने की, वह तो लाखों का खर्चा है। तुम्हें क्या लगता है कि हम अमीर हैं? हमारे पास कुछ नहीं है और हम अकेले हैं। हमारे माता पिता हमारे साथ अच्छे से पेश आते हैं, तो यही उनकी कृपा है। इससे ज़्यादा हम उनसे और कुछ नहीं ले सकते, और उनके पास है भी क्या हमें देने के लिए। अपनी पत्नी को किसी तरह समझा तो लिया था, लेकिन वे इसी तरह कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी किसी बाबा के पास चली जाती, तो कभी किसी हकीम के पास चली जाती, कुछ ना कुछ उसका इलाज, अपना इलाज करवाती रहती थी। अब तो उसे बुरे बुरे सपने भी आने लगे थे। वे कपड़े जो उसने अपने बच्चे के लिए बनवाए थे, वे धीरे धीरे सारे कपड़े खराब हो गए। समय इसी तरह गुजरता चला गया और हमें पता ही नहीं चला कि कब 6 साल गुजर गए। इन 6 सालों में हम लोगों ने हमारे अपनों की बहुत सी बातें सुनी। मेरी पत्नी के घर वाले कहते थे कि तेरी पति में ही कोई दिक्कत है, और मेरे घर वाले हमेशा कहते थे कि लड़की ही बांझ है, तूने इससे शादी ही की क्यों? तुमने सबको नाराज़ किया और फिर तुझे मिला क्या, एक बांझ औरत। लोग मुझे कहते थे कि इसको छोड़ दे और किसी और से शादी कर ले, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं था। एक दिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे आपके प्यार पर पूरा यकीन हो गया है। मैंने आपसे शादी की थी, लेकिन मुझे बच्चों की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, पर आपको शायद सिर्फ मुझसे ही प्यार था। यह सब कुछ होने के बाद भी आपका प्यार मेरे लिए थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, और आप मुझे अब भी कितना प्यार करते हैं, मेरी परवाह करते हैं। और आज तक आपने यह तक नहीं जताया कि तुम्हारी वजह से मुझे संतान नहीं हो रही है। मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। और मैंने उसे कहा कि मैंने तुमसे प्यार किया है, कोई मजाक नहीं किया है। बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे। मैं तो तुम्हारे बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकता। दिलो जान से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं अपनी पत्नी का बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखता था। कभी कभी उसके सिर की मालिश भी करता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खाती थी, तो फिर उस पर दवाइयों का रिएक्शन भी हो जाया करता था। अपनी पत्नी का यह दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा था। मैंने उससे बहुत बार कहा था यह सब ना करे, पर वे हमेशा कहती थी कि हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठ सकते। अब हमारा घर जिसमें हम रहते थे, उसका किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमने सोचा कि घर को बदल लेते हैं। लेकिन हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा था, इसलिए हमने धीरे धीरे सामान पैक करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी पत्नी को कुछ कार्टून ला कर दिए और कहा कि थोड़ा थोड़ा सामान इसमें बांध लो, और दूसरा घर देखने चला गया। वैसे ही इस कॉलोनी में हम लोग मशहूर हो गए थे। सबको पता था कि हमारी संतान नहीं है। मेरी पत्नी को कोई भी गोद भराई की रस्म में नहीं बुलाता था। अपने बच्चों को उससे सब लोग दूर रखते थे। वह अपने बच्चों को उसकी गोद में भी नहीं उठाने देते थे। मैं बहुत ही परेशान हो गया था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि एक बच्चा गोद ले लेते हैं, तो इस बात पर भी वह कहती थी कि नहीं, मुझे तो अपना ही बच्चा चाहिए। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, भगवान मेरी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। मुझे बच्चा होगा और मुझसे ही होगा, और वह हमारा अपना बच्चा ही होगा। कभी कभी उसे यह देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था, पर मैं क्या कर सकता था। घर इसलिए बदला था कि मेरी पत्नी को ज़्यादा लोगों की बातें न सुननी पड़े। जिस जगह हम रहने के लिए अब आए थे, वह कोई मोहल्ला नहीं था, यह एक बिल्डिंग थी, और जहाँ पर सब लोग फ्लैट सिस्टम जैसा था। हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता था। एक दिन ऑफिस से जब मैं घर आया, तो वह मेरी पत्नी से बात कर रहा था। मैंने भी इससे हाय हेलो नमस्ते की। उसने कहा कि उसका नाम मयंक है और वह वहाँ पर अकेला रहता है। उसके घर में शक्कर ख़त्म हो गई थी और वह लेने के लिए आया था। जब मैं अंदर आया तो मैंने अपनी पत्नी से कहा, और क्या कह रहा था? तो उसने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कह रहा था, अच्छा लड़का है। मैंने कहा, अच्छा तो है, लेकिन अकेला रहता है, इसलिए इससे ज़रा बच के रहना। तो मेरी पत्नी मुझे हैरान होकर देखने लगी और उसने कहा कि तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो, मेरे छोटे भाई जैसा है वह। मैंने कहा कि तुम तो उसे एक छोटा भाई समझती हो, लेकिन वह तुम्हें अपनी बड़ी दीदी समझता है या नहीं? तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो, इसलिए कह रहा हूँ।
मेरी पत्नी ने इस बात के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। अब हम यहीं पर रहने लगे थे। रिश्तेदारों का आना जाना भी अब कम हो चुका था। लेकिन बच्चा पैदा ना होने की वजह से और डिप्रेशन में आकर मेरी पत्नी अब बहुत बीमार रहने लगी थी। उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब रहती थी। उसे दवाइयाँ खा खा कर अपनी तबीयत खराब कर ली थी। बहुत रोती थी। 6 साल गुजर चुके थे। लोग मुझे बहुत ही सिंपैथी देते थे। कहते थे कि तुम ही हो जो इस औरत के साथ गुजारा कर रहे हो, नहीं तो क्या फ़ायदा है। और कुछ लोग तो यह बात मेरी पत्नी के सामने ही कर देते थे। वे कहते थे कि घर को संभालना भला कोई काम है। घर को संभालने के लिए, खाना पकाने के लिए तो नौकरानी भी मिल जाती है। एक काम वाली बाई रखो तो सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जो पत्नी का काम है वह तो औरत ही कभी कर सकती है। यह तुम्हें कभी भी संतान पैदा करके नहीं दे सकती। जो मुझसे ऐसी बात करता था तो मैं उससे कभी कभी झगड़ा भी कर लिया करता था। और लोग कहते थे कि मेरा ही दिमाग खराब है। हमारा सामान बाद में आया तो मैंने देखा यह तो बिल्कुल फालतू सामान था। हमारे घर में जो आदमी रहने के लिए आया था उसने हमारा कुछ बचा हुआ सामान भी हमारे पास भिजवा दिया था। शायद वह बहुत ही ईमानदार था। उसने सोचा होगा कि किसी का सामान हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जानबूझकर हमने वहीं छोड़ दी थी। लेकिन अब वह चीज़ें भी फिर से हमारे पास आ गई थी। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि इन्हें भंगार में फेंक देना। मेरी पत्नी ने कहा कि एक नज़र देख लेती हूँ, कहीं कोई ज़रूरी कागज़ वागज़ ना हो। मैंने कहा कि हाँ देख लेना, और मैं ऑफिस चला गया। 2-3 दिन बाद मेरी पत्नी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। ऐसे ही उसका मूड ख़राब रहता था। जब से उसे पता चला था कि वह माँ नहीं बन सकती, उसका मूड कभी भी ख़राब हो जाता था। इसलिए मैं उससे ज़्यादा ज़िद नहीं करता था। पर एक दिन मैंने उससे कहा कि आज रात को जल्दी ही आ जाऊँगा। यह बात सुनते ही मेरी पत्नी के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा ठीक है, और सुबह उसे मुझे बताया था कि मैं एक औरत के पास जा रही हूँ जो बांझपन का इलाज करती है। मैंने उसे मना भी किया था, पर उसने कहा कि इलाज तो करवाना ही है। पर वहाँ से दोपहर में वापस आ गई थी। उसके बाद अब रात को कहने लगी कि जल्दी ही आ जाना। जब मैं घर आया तो सामने का माहौल देखकर हैरान रह गया था, क्योंकि पूरे घर को फूलों से और दियों से सजाया हुआ था। आज ना तो दिवाली थी और ना ही मेरा जन्मदिन था और ना ही मेरी पत्नी का जन्मदिन था। फिर ऐसा माहौल कैसे था? मैं सोचने लगा कहीं हमारी शादी की सालगिरह तो नहीं है। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। फिर यह सब कुछ किस खुशी में हो रहा था? मेरी किसी रिश्तेदार की भी ना तो आज शादी की सालगिरह थी और ना ही उनका जन्मदिन था। फिर यह सब कुछ मेरी पत्नी ने क्यों किया था? खैर, मैं आगे बढ़ा तो वह सामने खड़ी थी। आज बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। बहुत दिनों के बाद उसके चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी और उसने अपना सबसे अच्छा और प्यारा सा सूट पहना हुआ था। मैंने कहा क्या बात है, आज तुम बहुत चमक रही हो। तो कहने लगी कि बात बहुत बड़ी है, और मेरे हाथ में एक डिब्बा पकड़ा दिया। मैंने कहा कि क्या है इसमें? तो कहती है कि इसको खोलो। जब मैंने खोला तो उसके अंदर प्रेगनेंसी टेस्ट था जो पॉजिटिव नज़र आ रहा था। इसका मतलब मेरी पत्नी माँ बनने वाली थी। यह देखकर मैं हैरान रह गया और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे अगर मैं हिला तो कुछ हो जाएगा। यह खबर तो बहुत बड़ी थी हमारे लिए। ऐसे ही ठीक है जैसे कोई इंसान मर रहा हो पर उसे कोई कह दे कि तुम मर नहीं रहे बल्कि तुम्हें ज़िंदगी मिल गई हो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा रिएक्शन दूँ। मेरी पत्नी रोते रोते मेरे गले लग गई, तो मैंने भी उसे अपने गले से लगा लिया और कहा यह तो बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि मुझे पता है आपको अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने 2-4 बार दफ़ा टेस्ट किया है और मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं किसी हकीम के पास नहीं गई थी, बल्कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। उसी ने मेरा टेस्ट करवाया है। यह देखिए, मेरे पास टेस्ट की रिपोर्ट भी है। अब तक हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते थे तो मैं साथ ही जाता था और हमारा एक ही डॉक्टर था। लेकिन आज वह किसी औरत के पास चली गई थी। मैंने जब रिपोर्ट को देखा तो मैं हैरान रह गया। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। अब मेरी पत्नी फिर से बच्चे की तैयारी करने लगी। उसने मुझसे पैसे मांग लिए तो मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा इतने पैसे तो तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तुमने भी तो बच्चे के लिए कितने पैसे जमा किए थे ना।
उसने कहा, हाँ हाँ मैंने किए थे, बहुत सारे पैसे जमा किए थे, लेकिन वे सारे पैसे तो बच्चे के इलाज पर लग गए। अब आपको ही मुझे पैसे देने होंगे। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और बाकी पैसे बाद में देने का वादा किया, लेकिन मैं अभी तक हैरान था कि ये सब कैसे हो गया। जब 6 साल तक ऐसा नहीं हुआ तो अब कैसे हो सकता है। और वह पड़ोसी भी कोई ना कोई चीज़ मांगने के लिए आ जाया करता था। मैंने जितना कहा था उससे दूर रहना, उतना ही वह हमारे घर में चक्कर लगाता रहता था। कभी कभी मेरी पत्नी कहती थी कि वह तो लड़का है, बच्चा है, लेकिन मैं जानता था कि मर्द कभी भी औरत के लिए बचा नहीं होता। मेरी मासूम पत्नी को यह बात कौन समझाता। उसे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था। जब से उसने यह खबर सुनाई थी कि वह माँ बनने वाली है, मैं तो हैरान ही रह गया था। वह मुझे पहले की तरह चाहने लगी थी। अब हमारा रिश्ता भी बेहतर हो रहा था। नहीं तो वह हमेशा उदास रहा करती थी, लेकिन मैं फिर खुश नहीं था। एक दिन मैं उसे डॉक्टर के पास ले गया, वही डॉक्टर जो मेरा दोस्त था, जिसने हमें यह खबर सुनाई थी कि मेरी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती। मैंने डॉक्टर से कहा, आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती। तो डॉक्टर ने कहा, देखो इस बात को 6 साल हो गए हैं और इंसान के शरीर में बदलाव होते रहते हैं। अब 6 साल में आपकी पत्नी के शरीर में इतने बदलाव हुए हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और आपको तो खुश होना चाहिए कि भगवान ने आप पर कृपा कर दी है। मैंने उस डॉक्टर को अजीब सी नज़र से देखा और मैंने अपनी पत्नी को कहा कि तुम जाकर अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, तुम्हारा चेहरा कुछ फीका और पीला सा लग रहा है। उसने कहा, हाँ वह चली जाती है। तो मैंने उस डॉक्टर का गला पकड़ लिया। मैंने कहा कि तुम झूठ बोलते हो, मुझसे तुमने तो कहा था कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता, फिर मेरी पत्नी माँ कैसे बन गई। उसने कहा, देखो यह तो तुम पति पत्नी की आपसी मामला है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी के सामने झूठ तो नहीं बोल सकता था ना, वह सचमुच माँ बनने वाली है। मैंने कहा कि तुमने तो अच्छी तरह से चेक किया था, कि तुमने कहा था कि कहाँ मेरी पत्नी माँ बन सकती है, पर मैंने कहा कि मेरा दोबारा से चेकअप करो कि यह सब कुछ कैसे हो गया। दरअसल बात ऐसी थी कि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता था। 6 साल पहले इसी डॉक्टर ने हमारी टेस्ट किए थे और कहा था कि मेरी पत्नी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता और किसी भी औरत को संतान का सुख नहीं दे सकता। उस वक्त मैं घबरा गया था और मुझे डर था कि अगर यह बात समझ में आ गई कि मैं एक नामर्द हूँ तो फिर मेरा साथ क्या होता। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन तुम्हारे यहाँ कभी भी औलाद नहीं होगी और तुम्हारी पत्नी में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा था कि तुम रिपोर्ट बदल दो और रिपोर्ट ऐसी बना दो कि ये सब समझे कि मेरी पत्नी में ही कमी है। मैंने इस काम के लिए उसे पैसे दिए थे। मैंने उसको पूरे 1 लाख रुपए दिए थे जो मैंने कर्ज पर उठाए थे, और वह कर्ज मैंने बाद में उतारा था, इसलिए ऐसा किया था। इसमें यह भी कहा था कि कभी भी बाप नहीं बन सकता। फिर ये सब क्या था? क्या मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही थी? क्या वह किसी और के साथ थी? क्योंकि अगर वह मेरे साथ थी तो यह बच्चा तो मेरा नहीं था। लेकिन मैंने उससे कहा कि फिर से मेरे टेस्ट करवाओ, हो सकता है इतने सालों में मैं ठीक हो गया हूँ। उसने फिर से मेरे टेस्ट करवाए और अगले ही दिन जब मैं रिपोर्ट लेने के लिए गया तो उसने कहा, तुम्हारे साथ तो अभी भी वही मामला है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते। मुझे यकीन हो गया था कि मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है और मुझसे झूठ बोल रही है। इसका मतलब यह है कि वह किसी और के साथ थी, और ऐसा नहीं था कि वह उसके साथ सिर्फ घूमती फिरती थी। यह सब कैसे हुआ था, यह तो कोई भी समझ नहीं सकता था। मैं तो बहुत परेशान हो गया था। मैं कैसे यह बात सहन कर सकता था कि मेरी पत्नी किसी और मर्द के साथ वक्त गुजार चुकी थी और उसके बच्चे को इस दुनिया में लाने वाली थी। वह बार बार मुझसे पैसे मांगती, मुझसे खर्चा करवाती, कहती ये बच्चा है, और मैं जानता था कि ये झूठ बोल रही है। लेकिन अगर मुझसे यह बात कहता तो वह मुझे भी बताना पड़ता कि इतने साल तक मैंने उससे झूठ बोला है। मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था, लेकिन यह बात मुझसे अंदर ही अंदर मार रही थी कि उसने किसी और के साथ संबंध बनाकर इस बच्चे को पैदा किया है। अब वह हर वक्त इसी बच्चे के बारे में बात करती रहती थी। डॉक्टर ने कहा था कि उसका दूसरा महीना चल रहा है, अभी तक उसका पेट तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने कहा था कि पेट तो कम से कम 6 महीने में आकर बाहर नज़र आता है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी बहुत ही कमज़ोर और दुबली पतली है। लेकिन तब तक मैं क्या करता, यह सब कैसे बर्दाश्त करता। एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, बस कर दो यह बातें करना, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप नहीं बनने वाला हूँ, यह मेरा बच्चा नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब है, आपका बच्चा नहीं है? क्या कह रही है आप?
6 साल के बाद भगवान ने हम पर यह कृपा की है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। आपने यह बात क्यों कही, बताइए मुझे, आपने ऐसी बात क्यों कही? तो मैंने घबरा गए और मैंने कहा, ऐसा ही मेरे मुंह से निकल गया। वह रोज़ मुझे मंदिर ले जाती, वहाँ जाकर चढ़ावा चढ़ाती, क्योंकि उसने बहुत से मंदिरों में प्रार्थना की थी और कहा था कि अगर मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं देसी घी के लड्डू चढ़ाऊँगी, मैं देसी घी की मिठाई चढ़ाऊँगी। और इस तरह करके उसने ना जाने कहाँ कहाँ पर यह बात कही हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। मैं हर वक्त खिंचा खिंचा सा रहता था, गुस्से में रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है। मुझे जो भी फैसला करना था जल्दी ही करना था। मुझे मेरी पत्नी को यह बात बता देना था कि तुम झूठ बोल रही हो और पहले मैंने 6 साल तक तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन अब तक मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती, क्योंकि यह बात बहुत बड़ी थी। मुझे शक था, जब से हम लोग इस घर में आए हैं तब से ही मेरी पत्नी माँ बनने वाली है। इसका मतलब तो यह बच्चा सामने वाले पड़ोसी का था। वह जवान था, खूबसूरत था, मेरी पत्नी के पास आता जाता भी था। मैं तो जब भी आता था वह बाहर ही खड़ा हुआ मिलता था, लेकिन क्या पता था दोनों अंदर कमरे में भी बैठ जाते होंगे। एक रात मेरा मीटर घूम गया और मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी बात गौर से सुनो, यह बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए मेरे साथ यह नाटक कर नहीं करो। इस बात पर वह ऐसे हैरान हो गई कि जैसे यह बच्चा मेरा ही हो। उसने कहा, यह बच्चा आपका ही है। मैं ठीक हो गई हूँ। आपने डॉक्टर की बात नहीं सुनी क्या? मुझ पर भगवान की कृपा हो गई है, यह बच्चा हमारा ही है। मैंने गुस्से में चिल्लाकर कह दिया कि तुम बांझ नहीं थी, मैं बांझ था। यह बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी बाप नहीं बन सकता। जैसे ही मैंने यह बात कही, मेरी पत्नी पहले बहुत ज़्यादा हैरान नजर आई और फिर आंखों में आंसू लिए हंसने लगी और तालियां बजाने लगी। मैं उसे हैरान होकर देख रहा था। उसने कहा, यही बात मुझे तुम्हारे मुंह से उगलवाने के लिए सारा नाटक करना पड़ा और तुमने मुझे 6 साल तक धोखा दिया। मैं उल्टी सीधी दवाइयाँ खाती रही, रातों को उठ उठ कर रोती रही, बच्चे के लिए तड़पती रही, परेशान रही, अपनी तबीयत खराब कर ली, अपनी शकल सूरत तक खराब कर ली, सेहत खराब कर ली। मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी। सभी लोग मुझे बातें सुनाते थे। पूरे समाज के सामने तुमने मुझे जलील करवाया। तुम्हारे माँ बाप ने मुझे ताने दिए, मेरे अपने माँ बाप ने भी मुझे ताने देने शुरू कर दिए। 6 साल तक मैंने एक सज़ा काटी, सिर्फ इसलिए कि तुम बाप नहीं बन सकते थे, और तुम्हें यह बात बताते हुए भी शर्म आ रही थी। मैंने तुमसे प्यार किया था। अगर तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भरोसा था तो मुझे यह बात बता देते, तो भगवान की कसम मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती। मैं तब भी यह इल्ज़ाम अपने ऊपर ले लेती, लेकिन कम से कम तब मुझे इतनी तकलीफ़ तो नहीं होती जितनी अब हुई है। मैंने कहा कि तकलीफ़ हुई है तो जाकर किसी और के साथ चक्कर चला लिया, किसी और के साथ सोकर आ गई, उसका बच्चा पैदा कर रही हो। तो उसने कहा, हाँ बोलो, यह सब बोलो। तुम यह सब बोलोगे तो मुझे तुम्हें छोड़ने में आसानी होगी, क्योंकि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। यह सुनकर मैं हैरान रह गया और मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर तो। उसने कहा कि जब वह डॉक्टर तुम्हारे आगे 1 लाख में बिक सकता है तो फिर मेरे आगे 2 लाख में क्यों नहीं बिक सकता? जब हम लोगों ने यह घर बदला था तो मुझे कूड़े में से तुम्हारी रिपोर्ट मिली थी, जिसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। और वह आज से 6 साल पहले की रिपोर्ट थी, जो तुमने अपनी तरफ से शायद छुपा दी थी, लेकिन मुझे मिल गई थी। वह कूड़ा जो हमारे घर में आया था और तुमने कहा था कि सामान को फेंक दो, लेकिन मैंने कहा था कि मैं एक दफ़ा देख लेती हूँ, कोई ज़रूरी चीज़ तो नहीं है, और उसी सामान में से मुझे ये ज़रूरी चीज़ मिली। मैंने तभी सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं ये बात तुम्हारे मुंह से निकलवाना चाहती थी, वरना जो आदमी मुझे 6 साल तक धोखा दे सकता है, मेरे सामने झूठ बोल सकता है, वह उसके बाद भी झूठ बोल सकता था। तुम अपना गुनाह कभी भी कबूल नहीं करते, लेकिन अब तुमने अपने ही मुँह से यह गुनाह कबूल कर लिया है कि तुम कभी भी बाप नहीं बन सकते थे। तुमने इल्ज़ाम मुझ पर लगाया, मेरी ज़िंदगी के 6 साल बर्बाद कर दिए, मेरी सेहत बर्बाद की। मैं बुरी तरह से घबरा गया और मैंने कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा हूँ, पर मैं क्या करता, तुम्हें तो पता है ना, समाज वाले। उसने कहा कि अरे तुम्हारी अगर इतनी ही शर्मिंदगी थी तो मुझे भी बता देते। भाड़ में गया समाज, अपनी पत्नी को झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुमने मुझे भी धोखा दिया है और यह धोखा ही है। अब तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। मेरी पत्नी कमरे के अंदर चली गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। सुबह हुई तो वह अपना सामान बांध चुकी थी, मुझे छोड़कर चली गई
और अब मुझ पर तलाक का मामला चला रहा है। वह कहती है कि मैं धोखेबाज आदमी के साथ नहीं रहना चाहती, जिसने मेरी ज़िंदगी को 7 साल तक बर्बाद किया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा तलाक ना हो और वह मेरे पास वापस आ जाए, क्योंकि मैं किसी भी औरत से शादी करूँ, मुझे तो संतान भी कभी नहीं होगी। तो फिर मैं करूँ तो करूँ क्या? सबको यह बता भी नहीं सकता कि मेरे यहाँ संतान नहीं हो सकती। बहुत रोता हूँ, अपनी पत्नी को बार बार फ़ोन करता हूँ। अब तो वह मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती है। शायद इस महीने हम लोगों का तलाक भी हो जाएगा, क्योंकि इस बात को अब 8 महीने हो चुके हैं। मैं अपने माता पिता के घर चली गई। मुझे पता है कि मैंने बहुत बुरा किया, लेकिन आप ही बताइए कि अगर आप में से कोई मेरी जगह होता तो आप क्या करते? दोस्तों, अपनी पत्नी से सच्चाई छुपाकर क्या उसने सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे।